लो आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट का। कल हमने फंडामेंटल राइट बेसिक देख लिया था, उसके फीचर्स देख लिए थे, फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, सारे आर्टिकल्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारी इमरजेंसी होती है, जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या इमरजेंसी के समय में हमारे फंडामेंटल राइट को कटेल किया जा सकता है, क्या पार्लियामेंट उनको सस्पेंड कर सकती, कौन से राइट को सस्पेंड कर सकती। ठीक है, कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जैसे आप लिखो उसमें आर्टिकल 358, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमें पॉलिटी में पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 358 एंड 359। ठीक है, रिलेट्स टू, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कई बार सिंपल आर्टिकल ही पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या कहता है, डील करता है इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी पता है ना, तीन किस्म की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ठीक है, इमरजेंसी से डील करता है ऑन फंडामेंटल राइट्स। देन आर्टिकल 358 क्या कहता है पर्टिकुलर, वो देख लेते हैं। कहता है 19, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, कौन सा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम वाला। ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड, ये आर्टिकल क्या हो जाएगा, हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड। जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी तो ना आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बट इसमें भी कंडीशन है। अब जो भी हमारी इमरजेंसी लगती है तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं नेशनल इमरजेंसी। एक नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब बाहर की कंडीशन हो, दूसरा हो सकता है कि कोई बाहर से क्या कर दे, अटैक कर दे। कई बार हो सकता है इंटरनली क्या हो जाए, रेवेलियन हो जाए, जो आर्म से अटैक हो जाए। इन तीन कंडीशनों के अंदर हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो एक किस केस में सस्पेंड होगा, ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, कोई बाहर से अटैक कर दे, कोई हमारी एनिमी कंट्री अटैक कर दे तब होगा। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में सिर्फ इसको सस्पेंड किया जाएगा। और ये किससे ऐड किया गया, एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, 1978 में। ठीक है, फुट साइन कब हुई थी, 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सिंपल सिंपल चीजें पूछता है एग्जाम में। आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 क्या कहता है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है सस्पेंड, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट को प्रेसिडेंट कर सकता है सस्पेंड, बट नॉट 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, बाकियों को क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, सस्पेंड। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लिबर्टी वाले से। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो तो 21 हो गया, 20 किससे रिलेटेड था, आर्टिकल 20 क्या, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, किसी ऑफेंस के लिए उसमें प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये दोनों सस्पेंड नहीं होंगे, ये भी 44th अमेंडमेंट से ऐड किए गए। इसमें एक नोट लिख लो, नोट क्या है, तो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। इस ऑर्डर को अप्रूव्ड किसने करना चाहिए, मस्ट बी अप्रूव। प्रेसिडेंट क्या निकालेगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, उस ऑर्डर को अप्रूव कौन करेगा,
पार्लियामेंट करेगी। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती फिर हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाए, किस 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 राइट को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 वाले को, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। समझ आ गया। अब कई बार ऐसे बोल सकता है कि वो आपको, जैसे मैं स्टेटमेंट देता हूं, व्हेन नेशनल इमरजेंसी, क्वेश्चन बना लो एक ऐसा, ठीक है। व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब है जब लागू हो गई है, ठीक है। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ये बात सही है गलत है? बोलता व्हेन नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ये सही है कि गलत है? अगर सही है बताओ क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अब सेकंड है, when national emergency is proclaimed, article 19 automatically suspend, automatically suspended only when due to war or external aggression, not armed rebellion, नॉट आर्म्ड रेबेलियन। कौन सी बात सही है इन दोनों में? पहली क्या होगी, सही होगी गलत होगा? पहली स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्यों? मैंने बोला आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब कोई बाहर से अटैक होगा, कोई बाहर होगी, इंटरनल कोई लड़ाई हो जाए उससे नहीं होगी, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन हो जाए उससे नहीं होगी, ठीक है। जब भी होगी तो किससे? एक्सटर्नल अग्रेशन में ये सस्पेंड होता है आर्टिकल। समझ आ गया कि इमरजेंसी के समय में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी, तब तो वो सारे ही उन्होंने सस्पेंड कर दिए थे, ठीक है। फिर उसी के बाद में 44th अमेंडमेंट की गई है, 42nd डायरेक्ट उसी के बाद में आई है, जिसने बहुत सारी चीजों को रिवर्स किया फिर, ठीक है। गवर्नमेंट की पावर को उसने कटेल किया। फिर 44th आई, उसने और चीजें चेंज की। तो इन सब का समझ आ गया आपको कि इमरजेंसी में क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट वायलेट किए जा सकते हैं। तो मीन इमरजेंसी में हमारा कैसा हो जाता है, यूनिटरी वाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते हैं इमरजेंसी में, यूनिटरी स्ट्रांग हो जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, फेडरल रिलेशन होते हैं। उतार लिए। आपको सिंपल पेपर में ये भी पूछ सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट वायलेट किए जा सकते हैं, ठीक है, कब? इमरजेंसी में किया जा सकते हैं। और कौन कौन सा नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी में भी, वो कौन सा है? 20 एंड 21, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखेंगे हम रिट्स। आपने सुना होगा कि कोर्ट में ये वाली रिट दाखिल की गई है, ठीक है। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट में की जाती है? आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 21 है उसको क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हार्ट एंड सोल कौन सा? 32, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला। अब रिट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सी रिट्स हैं, किन किन कंडीशन में रिट्स लगाई जा सकती हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट लगाई जा सकती है और किसके अगेंस्ट नहीं। कितने रिट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में? अभी हम देखेंगे रिट्स, ठीक है।
इसको याद करने का एक होगा CMP हेडक्वार्टर, ठीक है, बाद में बताता हूँ कैसे। तो लिख लो डिफरेंट टाइप्स, इधर लिखो टाइप्स, किस टाइप की रिट्स होगी, टाइप्स, पर्पस, रिट का पर्पस क्या है, कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके खिलाफ की जाएगी, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, किसके खिलाफ नहीं इशू की जा सकती। ठीक है, पहले कौन सी आ जाती है, हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी, मीन किसी को क्या, किसी बंदे को किसी ने अरेस्ट कर लिया, मान लो पुलिस ने उठा लिया या किसी और उसके दुश्मन ने उठा लिया, वो बंदा कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट ऑर्डर करेगा इस बंदे को क्या करो, मेरे सामने पेश किया जाए, ये बंदा है कहाँ पे, क्या बंदा है, मर गया है, नहीं है, तो कोर्ट ने ऑर्डर हैवियस कॉर्पस अगर इशू कर दी तो उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पर्पस क्या है, इसका पर्पस है डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली, किसी को अनलॉफुली अगर किसी ने डिटेन कर लिया तो उस मसले में रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, और किसके खिलाफ की जा सकती है, एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट वाली, ठीक है, एंड दूसरा किया जा सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी, जो मोस्टली किडनैपिंग वाले केस में होती है। ठीक है, तो किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, लॉफुल डिटेंशन, लॉफुल डिटेंशन मीन अब किसी ने कोई अपराध किया उसको पुलिस पकड़ ले, ठीक है, तो वो नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को छोड़ो मुझे डिटेन किया गया है। ठीक है, प्रोसीडिंग कंसर्न्स, प्रोसीडिंग कंसर्न्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि अगर आपने कोर्ट के आर्डर की अवहेलना कर दी है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, उस मसले में नहीं छोड़ा जा सकता, कोर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। और किस मसले में, डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट जुरिडिक्शन, आउटसाइड द कोर्ट जुरिडिक्शन। ठीक है, इन मसलों में क्या रिट नहीं की जा सकती। मेन समझ आ गया, मेन इसका पर्पस क्या है, किसी बंदे को डिटेन किया है, हैबिस कार्पस, कार्पस मीन होता बॉडी, उस बंदे को हमारे सामने पेश किया जाए। ठीक है, कोर्ट देखना चाहता वो बंदा है भी या नहीं भी है, फिर बाद में देखेंगे क्या सही किया कि नहीं किया। सेकंड कौन सी होती है, मैंडामस। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अगर मान लो आपका कोई काम नहीं कर रहा है, टू डू इट्स ड्यूटी, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, जहां और कोई मंत्रालय अपना काम नहीं कर रहा, उसके खिलाफ जे रिट इशू की जा सकती है, भाई आपका काम है जे करना, आप अपनी ड्यूटी करो। ठीक है, तो वो ड्यूटी करेगा।
तो किसके खिलाफ नहीं की जा सकती है भी इशू, किसके खिलाफ की जा सकती है? तो ऑलरेडी पब्लिक आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? पब्लिक बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी कोई भी होगी। देन कारपोरेशन है कोई, उसके खिलाफ। इन्फीरियर कोर्ट है, कोई कोर्ट आपका मसला नहीं सुन रहा है, ठीक है, जो छोटे म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं उस टाइप के। ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनके खिलाफ भी किया जा सकता है। और किसके खिलाफ नहीं की जा सकती? प्राइवेट इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप काम करो, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो सकती। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, डिस्क्रिशनरी होता है जहां पे किसी की मर्जी, हो सकता है कि उस मसले में उसकी खुद की मर्जी हो, उसके खिलाफ नहीं। कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होंगे जिधर, वहां पे भी नहीं। प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं बोल सकते कि आप काम करो, ठीक है। सीजीआई चीफ जस्टिस को नहीं बोल सकते आप, ठीक है। सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को नहीं बोल सकते, इनके खिलाफ रिट इशू नहीं की जा सकती। समझ आ गया? अब नेक्स्ट रिट है, थर्ड रिट होगी क्यू ब्रांटो। क्यू ब्रांटो, ऐसे कहते हैं किसी के ब्रांट निकले हैं उससे ज्यादा। क्यू ब्रांटो डायरेक्टेड अ पर्सन to vacate an office assumed wrongfully। मतलब किसी बंदे को कहा जाएगा भाई आपने ऑफिस रॉन्गफुली इसको ऑक्युपाई कर लिया है, आप इस ऑफिस के, भाई आपकी कोई आर्डर नहीं है, गवर्नमेंट आर्डर नहीं, आप बिना उसके कर चुके हो, तो आपको उतार दिया जाएगा, ठीक है। ओनली एंगेज्ड, जब आप उस पोस्ट के एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ओनली एंगेज्ड। इसके खिलाफ है जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कौन सी आ जाती है? ट्रिब्यूनल टाइप वाली, ठीक है, अथॉरिटीज, ठीक है। मान लो कोई जज जो है वो उस पोस्ट पे नहीं रह सकता, बट वो उस पोस्ट का काम देख रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? आप अपनी कुर्सी छोड़ दो। किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया कोई, लेजिस्लेटिव, एमपी एमएलए के खिलाफ नहीं, एंड प्राइवेट बॉडी, उनको भी नहीं बोला जा सकता, और किसी इंडिविजुअल को भी नहीं बोला जा सकता। समझ आ गई वाली तीन रिट? अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिट रह गए हैं। इन रिट में क्या होता है? हैबियस कॉर्पस में क्या कहा जाता है? इस बंदे को कोर्ट कहता है हमारे सामने लाओ। अगर किसी ने उसको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, किडनैप कर लिया, उसको कोर्ट के सामने लाएंगे, कोर्ट को पता चल जाएगा भाई ये बंदा क्या है, इसका अपराध क्या है, क्या भी वो जीवित है भी या नहीं है। देन आ जाती मैंडेमस। मैंडेमस में क्या कहा जाता है? कोर्ट अगर कोई काम नहीं कर रही अथॉरिटी, तो कोर्ट उसको बोल के क्या करता है कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, आप इसको क्या करो, अपनी ड्यूटी करो। फिर आ जाता है क्यू ब्रांटो। क्यू ब्रांटो में क्या कहा जाता है? भाई आप इस पोजीशन के लायक नहीं हो, जहाँ इस पोजीशन आपकी जुडिशियल के बाहर है, तो आप इससे हट जाइए। समझ आ गया? इन तीनों का समझ आ गया कि कोर्ट में किस तरीके से कोर्ट जो है अपनी रिट इश्यूज करता है। अब दो रिट रह गई हैं, प्रोहिबिशन एंड सेशरी, ठीक है।
इसमें समझ आ गया। सिंपल सिंपल मीनिंग भी पूछ लेता है वो, हैवियस कॉर्पस, ठीक है, मीन टू हैव दी बॉडी, बंदे को पेश किया जाए। मैंडामस में क्या रहेगा, क्या करो, ड्यूटी के लिए फोर्स कर सकता है कोर्ट, और क्यूबरेंटो में उस पोजीशन को वेकेट करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और वो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल केसेस में ही होता है ऐसा, ठीक है। अब लिखो प्रोहिबिशन, फोर्थ जो टाइप है, प्रोहिबिशन क्या होता है, किसी को प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट मीन मना करना, ठीक है। प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस, किसी लोअर के कोर्ट को मना किया जा सकता है कि आप इस केस के अंदर अपनी जजमेंट ना दें। क्यों कहा जा सकता है, कि वो कोर्ट उसके लिए क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, उसके जुडिक्शन के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट का मैटर है, लोअर कोर्ट क्या उसमें बोल सकता है, नहीं बोल सकता, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके खिलाफ की जाती है, ये भी पता होना चाहिए, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ रिट इशू नहीं की जा सकती, एंड इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें मसला ही सारा जुडिशरी का है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को बोल रहा है कि ये केस आप नहीं देखेंगे, ठीक है। देन हमारा आ जाता फाइनल सेशरी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी अ हायर कोर्ट removes a proceeding from lower court, इसमें पहले ही वो मना कर देता है, ठीक है, लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर, अगर इसमें मान लो उसने जजमेंट दे भी दी है तो उसकी जजमेंट को भी क्या कर देगा, वो खारिज कर देगा, कैंसिल कर देगा, एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ, और वो केस आपने अंडर ले लेगा। प्रोहिबिशन में तो उसको रोक ही देगा, आप काम मत करो। सरसरी में अगर उसने काम कर भी दिया है तब भी क्या कर लेगा, उसको अपने अंडर में, और उसकी जजमेंट कैंसिल, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये किसके खिलाफ हो सकती है, ओनली स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी होता है जो हम लॉ से पार्लियामेंट में लॉ पास करके बॉडीज बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, पब्लिक ऑफिस, इनके खिलाफ किया जा सकता है। और किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस है उसके खिलाफ नहीं की जा सकती, प्राइवेट ऑफिस है उसके खिलाफ भी नहीं की जा सकती। और जो हमारी ये रिट इशू करने की जो भी पावर है, ठीक है, जो रिट जुरिडिक्शन है, ये हमारे किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, उसको पार्लियामेंट अमेंड करके नहीं खत्म नहीं कर सकती। जैसे आर्टिकल 32, अगर पार्लियामेंट चाहेगी हम इसको खत्म कर दें तो क्या वो कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में दी गई थी, केशवानंद भारती केस 1973 वाला, ठीक है। ये चीज कही गई थी चंद्र कुमार केस में 1997 में, कि जो रिट जुरिडिक्शन है वो भी किसका पार्ट है,
वो भी बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मीन उसको हिला नहीं सकते, वो नींव है, उसको हिलाया तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गिर जाएगा, ठीक है। और हाई कोर्ट रिट किसके अंडर इशू करती है? आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट इशू करता है, 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट करता है। समझ आ गया? रिट का समझ आ गया। और हमने नेशनल इमरजेंसीज का देख लिया। अब मैंने आपको बताया था आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है? वो लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों है? कि वो आर्टिकल 300A के अंदर लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कोई भी चीज लीगल राइट का बन जाती है। लीगल राइट इसलिए है क्योंकि हम प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, सेल डीड बना के, तो इसलिए वो क्या हो गया? लीगल तरीके से ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना दूसरे बंदे के नाम पे, तो इसलिए वो क्या है? लीगल राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन राइट होने के बावजूद। तो हमारे फंडामेंटल राइट में यही सारी चीजें थी। इसके अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल हम इसके बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम कल देखेंगे।